Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज Marasmus and kwashiorkor are both diseases occurring in infants due to the deficiency of which nutrient? नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से किसकी कमी होने पर मेरास्मस और क्वाशियोरकर जैसे रोग हो सकते हैं? मिनरल्स, वाटर, विटामिन, प्रोटीन एंड कैलोरीज। प्रीवियस एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी करेक्ट। प्रोटीन और कैलोरीज की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियोरकर जैसे डिजीजेस हो जाते हैं। मेरास्मस डिजीज की अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो इसमें कैलोरी यानी एनर्जी की कमी देखने को मिलती है, जबकि क्वाशियोरकर डिजीज जो है उसमें मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी होती है। मेरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों ही डिजीजेस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। इस डिजीज से सफरिंग बच्चों में वजन नॉर्मल उनकी एज के दूसरे बच्चों की तुलना में काफी कम होता है। इन बच्चों की हाइट भी कम होती है या यूं कहें इनकी ग्रोथ अप टू द मार्क नहीं होती। अगर आप मेरास्मस की बात करेंगे तो इससे सफरिंग बच्चे काफी ज्यादा पतले दुबले होते हैं, जबकि क्वाशियोरकर से सफरिंग बच्चे कुछ एडिमा युक्त होते हैं। हल्का सा उनका जो ट्रंक वाला एरिया है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, एडिमेटस एरिया देखने को मिलता है, जबकि उनके हाथ पांव काफी ज्यादा पतले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल्स आर ऑब्जर्व्ड इन। इनमें से किस कंडीशन के होने पर राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है? यानी कि क्लाइंट का जो स्टूल होगा वो चावल के मांड की तरह देखने में लगेगा। टाइफॉइड, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग या फिर अमोएबिक डाइसेंट्री। The right answer is option B, कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से कॉलेरा डिजीज होता है और इसे हिंदी में हम हैजा नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज कंडीशन के होने पर सफरिंग पेशेंट का जो स्टूल होगा वो चावल के मांड की तरह, यानी जब चावल को पकाया जाता है तो उसके ऊपर जो झाग बनता है उसकी तरह दिखाई देता है। इसलिए इस डिजीज को हम राइस वाटर स्टूल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज से सफरिंग
पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन के कारण प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने पर डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट लाई ऑफ द ह्यूमन फीटस इज। ह्यूमन फीटस का कॉमनेस्ट लाई कौन सा होता है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, अनस्टेबल, ऑब्लिक। The right answer is option B, longitudinal। प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा मदर के वुम्ब में होता है तो उस दौरान बच्चे के शरीर का मदर के शरीर के साथ जो रिलेशन होता है उसे ही हम लाई के नाम से जानते हैं, और नॉर्मल या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लाई जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वैक्सीन इज। रोटा वायरस इन्फेक्शन के कारण बच्चों में सबसे ज्यादा डायरियल डिजीज देखने को मिलते हैं। बच्चों को इस रोटा वायरस इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है, रोटा वायरस वैक्सीन, वो किस रूट से दिया जाता है ये आपको बताना है। ओरल, आईएम, आईवी, सबक्यूटेनियस। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा भी गया है। The right answer is option A, oral। रोटा वायरस वैक्सीन हम ओरल रूट द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं और इसकी जो डोज होती है वो अराउंड 5 ड्रॉप्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैस्टेशनल एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। गैस्टेशनल एज किस दिन से कैलकुलेट की जाती है ये आपको बताना है। सिंपली यहां से आपसे पूछा जा रहा है किसी वुमेन के अंदर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता करनी हो या प्रेगनेंसी कितने समय की वर्तमान में है, गैस्टेशनल एज कितनी है ये पता करना हो, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए बेस कैलकुलेशन किस दिन से शुरू की जाती है। ऑप्शन ए कहता है लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के लास्ट दिन से। ऑप्शन बी, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट दिन था वहां से। 14th डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14th डे से। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से। The right answer is option B, first day of the last menstrual period। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जिस दिन आया था उस फर्स्ट डे से लेकर हम गैस्टेशनल एज को काउंट करते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता करने के लिए हम नेगल्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और इसे कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में 9 मंथ्स और 7 डेज को ऐड करते हैं। इससे जो डेट मिलती है लगभग उसी दिन बच्चे की डिलीवरी तय मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was launched in। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में बनाया गया था, इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल को किस वर्ष शामिल किया गया? 1990 में, 86 में, 95 में, 98 में। The right answer is option D, 1998 में। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है।
Next question. Which of the following electrolyte imbalance is associated with digoxin toxicity? हार्ट फेलियर की कंडीशन में इस्तेमाल की जाने वाली डिगॉक्सिन ड्रग को देने पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है? हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। डिगॉक्सिन ड्रग देने पर बॉडी में पोटेशियम की कमी हो सकती है, हाइपोकैलीमिया कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Habitual ingestion of non-feed material by a malnourished child is known as। अगर कोई malnourished बच्चा नॉन फूड मटेरियल को खाता है तो इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं? पिक्रो, एनकोप्रेसिस, पिक्का, एन्यूरेसिस। The right answer is option C. It is called pica. जब कोई माल नरिस्ड चाइल्ड नॉन फूड मटेरियल यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो कि खाने पीने के लिए नहीं बनी है, इसमें हम मिट्टी हो सकता है, क्ले हो सकता है, पेंट हो सकता है, इवन हेयर्स हो सकते हैं, सिगरेट की ऐश हो सकती है, फीसेस तक हो सकती हैं, यानी स्टूल हो सकता है। ये सभी अगर कोई माल नरिस्ड चाइल्ड खाता है तो ये एक हैबिचुअल इंजेशन फूड डिसऑर्डर है जिसे हम पीका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी के अंदर जो टर्म बताई गई है एनकोप्रेसिस, इसका मतलब होता है इनवॉलेंट्रली लॉस ऑफ स्टूल। इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ स्टूल यानी क्लाइंट अपने कपड़ों में ही स्टूल को लॉस कर देगा, यानी बिना उसकी इजाजत के स्टूल लॉस का होना एनकोप्रेसिस है। जबकि एन्यूरेसिस का मतलब होता है इनवॉलेंट्रली लॉस ऑफ यूरिन, यानी बिना उसकी इजाजत के अचानक ही अगर उसका यूरिन पास हो जाए तो ये कंडीशन एन्यूरेसिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिहाइड्रेशन साइन एंड सिम्टम्स आर। डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सनकन फंटैनल्स, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओपन ऑरिफिस, ओवर ईटिंग, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। The right answer is option A. अगर किसी बच्चे का फंटैनल सनकन है यानी सिकुड़ा हुआ है तो ये हमें डिहाइड्रेशन के होने को बताता है। वहीं अगर किसी बच्चे का फंटैनल बल्जिंग हो, उभरा हुआ हो, तो ये हमें इंक्रीज आईसीपी कंडीशन को बताता है। फंटैनल का मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबीज के जब आप सिर वाले हिस्से को देखेंगे, हेड पार्ट को जब देखेंगे तो जिस जगह पर 3 बोन्स मिल रही हैं उस एरिया को आप फंटैनल के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये बच्चे का एंटीरियर फंटैनल है जो आगे की तरफ होता है, ये पोस्टीरियर फंटैनल है जो कि पीछे की तरफ होता है। अगर ये दबा हुआ है, धसा हुआ है, सनकन है तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन, और अगर ये उभरा हुआ है, बल्जिंग है, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन में देखने को मिलता है, जिस कंडीशन में आपके ब्रेन के अंदर सीएसएफ का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, बल्जिंग
फंटैनल। बल्जिंग फंटैनल जो है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होने को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, bluish discoloration or ecchymosis around the umbilicus is called। अगर किसी क्लाइंट के अम्बिलिकस वाले हिस्से में यानी नाभि के आसपास वाले हिस्से में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए, चमड़ी नीली पड़ जाए, तो ये किस साइन के होने को बताती है? होमान साइन, कुलेन साइन, कर्निंग साइन, ओसिएंडर साइन। Yes, exactly the answer is option B, Cullen sign। पैंक्रियाटाइटिस से सफरिंग पेशेंट्स के अंदर नाभि के आसपास नीले रंग की स्किन का हो जाना कुलिन साइन कहलाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन के होने को बताता है। पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन को बताता है कुलिन साइन। इसके अलावा यदि हम होमान साइन की बात करें तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलता है। कर्निंग साइन जो है वो आपके मेनिंजाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है। ओसिएंडर साइन जो है प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट needles and syringe with fixed needles scalpel should be segregated in। बायोमेडिकल वेस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार निडल और सिरिंजेस विथ फिक्स्ड निडल्स किस कलर बैग में डिस्कार्ड की जाएंगी? यानी कि सिंपली आपको निडल और ऐसी सिरिंजेस जिसमें निडल्स फिक्स होती हैं और स्कैल्पल जो हैं किस में डिस्कार्ड की जाएंगी ये बताना है। येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू। The right answer is ऑप्शन सी। BMW कॉन्सेप्ट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार व्हाइट कलर का जो डस्टबिन होता है वो पंचर प्रूफ कंटेनर होता है और इसके अंदर हम निडल, सिरिंज आदि डिस्कार्ड करते हैं। येलो कलर के अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड मटेरियल्स, ड्रेसिंग्स आदि, ब्लड स्टेन्ड ग्लव्स आदि डिस्कार्ड किए जाते हैं। आर से याद रखिएगा रेड, और आर से होता है रबर, यानी जितने भी रबर ट्यूबिंग्स आदि हैं वो सभी रेड कलर बिन में डिस्कार्ड किए जाएंगे। इसके अलावा ग्लास के जितने भी वेस्ट हैं वो सभी ब्लू कलर बिन में डिस्कार्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टंग सेंसेस स्वीटनेस? इनमें से टंग के कौन से पार्ट द्वारा आप स्वीट टेस्ट का सेंसेशन कर पाते हैं? जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद को अनुभव कर पाता है? आगे वाला, पीछे वाला, साइड वाला, बीच वाला भाग? काफी बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर हम इस चीज को समझने के लिए एक टंग का रफ डायग्राम बना लेते हैं। इस जगह पर मान लीजिए हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट की टंग है, जीभ है, और इस जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होगा दिस इज एंटीरियर पार्ट। इस वाले हिस्से के अंदर उसे स्वीट टेस्ट फील होगा, सेंसेशन होगा, यानी मीठा टेस्ट अनुभव होगा। इसके अलावा जीभ का जो पीछे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है,
इसके अंदर बिटर जो टेस्ट होता है वो अनुभव होता है। बिटर टेस्ट का मतलब होता है कुछ खट्टा सा स्वाद। और अब जो भाग बचा है साइड वाला ये हिस्सा, साइड वाले दोनों हिस्सों के अंदर क्लाइंट को साल्टी और सोर टेस्ट का अनुभव होता है, नमकीन और कड़वा स्वाद। ये जो है लेटरल साइड में अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the plan of care for which client would involve monitoring for respiratory acidosis। इनमें से किस पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने की संभावना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 24 ईयर्स ओल्ड विद गुलियन बेयर सिंड्रोम, 24 साल का पेशेंट जिसे गुलियन बेयर सिंड्रोम है। ऑप्शन बी 37 ईयर्स ओल्ड विद पैंक्रियाटिक ड्रेनेज, 37 साल का पेशेंट जिसमें पैंक्रियाटिक ड्रेनेज चल रहा है। ऑप्शन सी 50 ईयर्स ओल्ड who required massive blood transfusion following a motor vehicle accident, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद 50 साल का व्यक्ति जिसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने वाला है। ऑप्शन डी 70 ईयर्स ओल्ड विथ क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, 70 साल का व्यक्ति जिसमें क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन है। अपकमिंग आरएमएल, पीजीआई, जिपमेयर, नॉरसेट सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं, इससे चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट को क्रॉनिक हार्ट फेलियर कंडीशन होती है, क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन होती है, तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन डेवलप होगी। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन डेवलप होगी। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी के अंदर बताया गया है कि अगर क्लाइंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, अगर किसी क्लाइंट को 24 घंटे में 10 यूनिट से ज़्यादा ब्लड दिया जाए तो ये कंडीशन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाती है। और इस कंडीशन के होने पर क्लाइंट में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने की संभावना रहती है। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है 37 साल का पेशेंट जिसमें पैंक्रियाटिक ड्रेनेज चल रहा है, तो इसके अंदर जो इस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों डेवलप होगा? जब क्लाइंट के अंदर पैंक्रियाटिक ड्रेनेज लगा है तो यहाँ से लगातार जो बेस है उसका लॉस होगा, और बेस के लॉस होने के कारण क्लाइंट के अंदर एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बच जाता है और यही सही आंसर भी है। गुलियन बेयर सिंड्रोम, यानी इसे शॉर्ट में हम ज्यादातर जीबीएस कहते हैं, यह वह कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे करके पैरालाइज होने लगते हैं। इसकी शुरुआत पैरों से होती है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये बढ़ता है। पैरालाइसिस पहले पैरों में होगा, फिर धीरे धीरे अपर बॉडी में होने लगता है, इसलिए इसे हम असेंडिंग पैरालाइसिस कंडीशन भी कहते हैं। जैसे ही पैरालाइसिस वाला एरिया चेस्ट एरिया को प्रभावित करेगा, लंग्स के अंदर पैरालाइसिस हो जाएगा, क्लाइंट सांस नहीं ले पाएगा, या अगर सांस ले भी रहा है तो कुछ धीमे लेगा या कम मात्रा में लेगा, जिसके कारण लगातार वहां पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। इम्प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज के कारण बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज। आयोडीन की शरीर में कमी होने पर कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म। The right answer is option A, goiter disease। गोइटर डिजीज का मतलब होता है अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर एबनॉर्मली एनलार्जमेंट हो जाए तो ये कंडीशन गोइटर है, और जो कि आयोडीन की कमी के कारण होती है। इसके अलावा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के अंदर जो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दी कंडीशन दी गई है, इसका मतलब होता है थायराइड हार्मोन की कमी या अधिकता होना। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन के अंदर थायराइड हार्मोन नॉर्मल से बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर कैन डस्ट कॉजेस विच डिजीज। शुगर कैन की डस्ट के संपर्क में लगातार रहने से कौन सा डिजीज हो सकता है? बेसिकली ये एक प्रकार का ऑक्यूपेशनल डिजीज कह सकते हैं आप इसे। ऑप्शन ए है बेरिलियोसिस, ऑप्शन बी है साइड्रोसिस, ऑप्शन सी है बाइटोसिस, ऑप्शन डी है बेगाएसोसिस। प्रीवियस एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। The right answer is option D, बेगाएसोसिस। शुगर कैन डस्ट के संपर्क में लगातार रहने से बेगाएसोसिस डिजीज कंडीशन हो सकती है। अक्सर एग्जाम में ऑक्यूपेशनल डिजीज से कुछ क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आइए वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में इनसे हेल्प मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल डस्ट के कारण कौन सा डिजीज हो सकता है। कोल डस्ट यानी कोयले की खान में काम करने वाले लोगों में कौन सा डिजीज हो सकता है? तो आप लिखिए यहाँ पर एंथ्रेकोसिस कंडीशन हो सकती है। एंथ्रेकोसिस कंडीशन हो सकती है। वहीं अगर सिलिका के संपर्क में लगातार रहने वाले लोगों को सिलिकोसिस कंडीशन हो सकती है। सिलिकोसिस कंडीशन हो सकती है, इसमें बेसिकली हमारे लंग्स प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन कंडीशन से, आयरन डस्ट से होने वाली डिजीज कंडीशन, तो ये होती है साइड्रोसिस। शुगर कैन का आपको पता ही है, बेगाएसोसिस। इसके बाद जो कॉटन इंडस्ट्री है उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें कॉटन डस्ट के लगातार संपर्क में रहने के कारण बाइसिनोसिस कंडीशन हो सकती है। बाइसिनोसिस इंपॉर्टेंट है ये भी। शुगर कैन डस्ट भी लिख ही लीजिए ताकि आपको एक ही जगह पर सारी चीज मिल जाएंगी, तो आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। शुगर कैन डस्ट के संपर्क में आने से बेगाएसोसिस कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हेज या ग्रेन डस्ट, हे या ग्रेन डस्ट के संपर्क में आने से फार्मर्स लंग्स कंडीशन हो सकती है। फार्मर्स लंग कंडीशन हो सकती है। ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं और आगे भी इनकी स्टेट लेवल और CHO लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाने की काफी संभावना है। नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
कोल डस्ट के कारण एंथ्रेकोसिस, सिलिका के कारण सिलिकोसिस, आयरन डस्ट के कारण साइड्रोसिस, कॉटन डस्ट के कारण वाइसिनोसिस, शुगर कैन डस्ट के कारण बेगाएसोसिस और हे या ग्रेन डस्ट के कारण फार्मर्स लंग डिजीज। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।